Hello everyone, Assalamu alaikum. Now we are going to discuss history of ideas, and we have a philosopher Socrates, one of the great Greek philosopher सुकरात। इसके बारे में सुना है आपने कि उनके खातिर सबसे पहला फिलोसोफर है जिसने जहर का प्याला पिया। तो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड ऑल दिस कि क्यों जहर का प्याला पिया और ऐसा क्या था इसकी सोच में जो एक माशरा उसको बर्दाश्त ना कर सका। सुकरात की बड़ी पॉपुलर सेइंग है, नो थाइसेल्फ अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, द बेस्ट थिंग दैट आई नो इज दैट आई नो नथिंग। वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि मैं क्या नहीं जानता, हालांकि लोग इस जहल में मुब्तला हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। तो बेसिकली इग्नोरेंस जो है उसके बारे में वो कहता है कि वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, एंड नॉलेज इज वर्च्यू। उसकी नज़र में जो इल्म है वो एक इबादत का दर्जा है। अब जो शख्स कह रहा है इल्म एक इबादत का दर्जा है और फिर उसके बाद उसको एक जहर का प्याला भी पीना पड़ता है सच की खातिर, तो लेकिन जहर का प्याला पी तो लिया, मगर सुकरात आज भी ज़िंदा है। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द सुकरात, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। और सुकरात ने जो है वो सुकरात बहुत बड़े इन्फ्लुएंसेस में से है, यूनान ग्रीक फिलोसफर्स में से। और ये थ्री ग्रेट ग्रीक फिलोसफर जिनके नाम सुकरात, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, और ये एक स्कॉलिस्टिक फिलोसफर्स कहलाते हैं। बड़े एकेडमिक इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। सुकरात जो है वो टीचर रहा है प्लेटो का, और प्लेटो फिर टीचर है एरिस्टोटल का, और फिर एरिस्टोटल टीचर है अलेक्जेंडर द ग्रेट का। तो ये जो हम देखते हैं एक एक एरे है एक सोच का, जिसको हम क्लासिकल ग्रीक कहते हैं या फिर सोक्रेटिक थॉट कहते हैं, क्योंकि जो सुकरात के ख्यालात थे वो प्लेटो तक मुंतकिल होते हैं, और फिर उस प्लेटो अपनी डायलॉग्स एंड राइटिंग्स के अंदर हमें ये मानना मुश्किल होता है कि कब प्लेटो कह रहा है और कब सुकरात के इस आर्गुमेंट को वो आगे बढ़ा रहा है। और प्लेटो के बाद फिर हमें वही उसके ख़यालात ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आते हैं अरिस्टोटल में। अरस्तू जिसे आप जानते हैं, और जो कि लॉजिक का बानी है और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर वेस्ट के अंदर फादर कंसिडर किया जाता है। तो हम देखते हैं ख़यालात का जो एक तसलसल बनता है जो सुकरात से शुरू होता है और एरिस्टोटल और उसके बाद आने वाली दुनिया में यानी हेलेनिस्टिक रोमन के अंदर किस तरह से ये तीनों ग्रेट ग्रीक फिलोसफर इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सबको जानने से पहले हमें ये देखना और जानना पड़ेगा कि जो सुकरात का ज़माना था, यानी हम कहें कि सुकरात जिस दौर में अपने ख़यालात को दुनिया से आशना कर रहा था, अवेयर कर रहा था, तो उस ज़माने में का जो दौरा था वहाँ का कंटेक्स्ट हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, जिसको हम प्री फ़िलासफ़ी की दुनिया में प्री सोक्रेटिक पीरियड कहते हैं। क्योंकि सुकरात इतना इन्फ्लुएंशियल है तो इसलिए सुकरात से पहले के दौर को टाइमलाइन को प्री सोक्रेटिक कह दिया, और आगे के दौर को हम क्लासिकल यानी सुकरात, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के दौर को क्लासिकल एरे या क्लासिकल पीरियड या सोक्रेटिक पीरियड भी हम कह सकते हैं। और फिर जैसे ही आगे बात बढ़ती है फिर अलेक्जेंड्रिया और फिर एरिस्टोटल के आइडियाज़ जो है वो पोस्ट एरिस्टोटेलियन जितने भी आइडियाज़ हैं उसको फिर हेलेनिस्टिक जो रोम के अंदर और फिर रोम से इजिप्शियन रोमन फ़लसफ़ा में नज़र आता है सिसेरो सेनेसा का। तो लेकिन इनिशिएट प्री सोक्रेटिक की हम बात करने जा रहे थे कि सुकरात से पहले का दौर जो है वो किस तरह की सोच और गुमान रखता था। तो हमें ज़रा सा एक ओवरलुक देखना पड़ेगा कि यूनान के ज़माने शहर में जो है वो किस तरह का दौर दौरा था। आप लोगों ने बड़े मूवीज़ देखी हैं, 300, राइज़ ऑफ 300, और जो है वो स्पार्टकस, और जो है इसमें आपने बड़े ग्रीक कल्चर्स को देखा होगा, या फिर अलेक्जेंडर आपने देखी हो मूवी, उसके अंदर भी पोर्ट्रे किया गया उस दौर को। तो बेसिकली जो एक 2 शहर बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर ज़माना रहे हैं, एक एथेन तो दूसरा स्पार्टा। अच्छा, यहाँ हमेशा से जंगें रही हैं जिनको वो पेलोपोनेसियन वॉर भी कहते रहे हैं। तो समझे इन 2 शहरों के अंदर भी एक स्कूल ऑफ थॉट सा था। एथेन के अंदर लिखने पढ़ने का दौरा था, रिवाज था, तो वहीं स्पार्टा में जो है वो जंगजू वॉरियर जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो
दोनों उस ज़माने की अगर हम बात करें सोसाइटीज़ की, तो उस सोसाइटी के अंदर जो है वो लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक, डांस ये बड़ा पॉपुलर था और ह्यूमर हिसाइड की राइटिंग्स हमें नज़र आती हैं जो बहुत ही एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर है, इसका बहुत गहरा इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। अगर आपने वो क्लैश ऑफ द टाइटन्स, राइज़ ऑफ द टाइटन्स देखी हो, तो ये जो ग्रीक गॉड्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ओलंपियन गॉड्स हैं, 12 ओलंपियन गॉड एंड गॉडेस, तो ये सब ये एक मिथोलॉजी हमें नज़र आती है उस राइटिंग के अंदर। तो ये उस दौर के अंदर अगर आप देख रहे हैं जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं अबाउट द लाइफ, अबाउट द गॉड, यूनिवर्स एंड द सोसाइटी, तो वहाँ पे बहुत सारी मिथोलॉजी नज़र आती हैं, राइटिंग्स हमें नज़र आती हैं और उसके साथ साथ एक पैट्रियार्की सिस्टम हमें नज़र आता है। देख रहे हैं हम जैसे कि एरिस्टोक्रेट नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, जिसको हम पावरफुल एलीट अशरफिया तबका जिसे कहते हैं। और यूनान में ऐसा था कि लोग जो है वो अपने आबा और अजदाद के कारोबार को, बिजनेस को परस्यू करते थे। मिसाल के तौर पे मोची है तो वो मोची का ही काम करेगा, अगर वो मुजस्मा साज है तो वो मुजस्मा साजी करेगा, क्राफ्टमैन स्टोनमैन बनेगा। सुकरात का जो फादर है वो खुद एक जो है वो हत्ता साज, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक मुजस्मा साज था। उसके अलावा हम एक और चीज़ भी देखेंगे कि इस माशरे में एक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई कंक्यूर करता है तो वहाँ के जो नेटिव हैं वो तो उनको भी जो है वो गुलाम बना लिया जाता था, फिर वो उनके काम किया करते थे। तो इस तरह से ग्रीक्स और नॉन ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट फिर हम आगे जाके भी हमें नज़र आएगा कि जब वो मैसेडोनिया से शुरू होता है और आगे तक चलता है सिलसिला ये। तो ये स्लेवरी जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्लेव, जो कि ना डेमोस कहते ही स्लेव को, मतलब डेमोक्रेसी। तो ये जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं, यही थे कि वो जो डेमोज हैं, स्लेव हैं, उनके पास भी राइट हो, वो भी अपना इनपुट दे सकें। इसके अलावा जंगों का दौर दौरा रहा है हमने देखा, और लिखने पढ़ने की तारीख जो है वो अभी शुरुआत ही हुई है। न्यूलिथिक कल्चर आया है तो इंसान जो है वो उसके पास जो बुनियादी सवालात थे उसके ऊपर उसने कलम बंद करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। तो फिर सॉक्रेटिक फिलासफर, ऐसा नहीं है कि सुकरात से पहले फ़लसफ़ा मौजूद ना था, उसमें हमें बड़े-बड़े नाम नज़र आते हैं, हेराक्लिटस, पाइमेनिडेस, और सुकरात यही फ़लसफ़े को पढ़ के जो है वो अपने एक फ़लसफ़ाना सवाल को जन्म लेता है। और पहले आपने देखा कॉस्मोलॉजी, नेचुरल साइंसेज़ जो है उनमें ज़्यादा कंसर्न होती थी। तभी हम जो अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं यानी प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र हैं, हम उनको नेचुरल फ़िलासफ़र कहते हैं, क्योंकि उनकी कंसर्न ज़्यादातर नेचर के साथ है। कुदरत के जो फितरत के जो उसूल हैं कि ये दुनिया क्या है, कैसे बनी, मादा है, गैर मादा है, मटेरियलिस्टिक है, नॉन मैटर है, रियलिस्टिक है, तो ये उनकी कंसर्न जो है वो ज़्यादा रही है। ये बड़ी रफ़ाल की ज़बरदस्त एक पेंटिंग आपको द स्कूल ऑफ एथेंस, और इसके अंदर जी 15 सेंचुरी में ये प्रोड्यूस किया है। ये बड़ा मास्टरपीस वर्क है, स्किल ऑफ एथेंस, और उसमें बड़ा ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को डिफाइन किया है। और ये फिलॉसफी, पोइट्री, थियोलॉजी, लॉ, इस तरह से इसको डिवाइड किया है, और साथ साथ फिलासफर्स को भी हाईलाइट किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सोक्रेटिस भी नज़र आता है अपने डायलॉग्स करते हुए, प्लेटो, एरिस्टोटल जो है वो आइडियलिज्म, रियलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके अराउंड आप देखेंगे ये बहुत सारे आपको अर्ली ग्रीक फिलासफर भी बहुत से नज़र आते हैं, जैसे कि जीनो हो गया, एपिक्यूरस है, पामेनिडीज है, एनाक्सागोरस है, पाइथागोरस है, हेराक्लाइटस है, ये सब पहले के दौर के रहे हैं। डायोजेनीज जो कि सुकरात से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसको कहते थे कि सुकरात गॉन हाफ मैड। और इब्न रुश्द भी हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे अबूरूस के नाम से यहाँ मेंशन है, जो मुस्लिम दुनिया के हैं, क्योंकि ये हमें अ, बात एक वी शुड कीप रिमेंबर दैट कि जो अर्ली ग्रीक फिलासफर्स थे, एंशिएंट यानी सुकरात से पहले के ज़माने, उनके पास बुनियादी सवालात ये थे कि फ्रॉम वेयर डज एवरीथिंग कम फ्रॉम, एंड व्हाट इज एवरीथिंग क्रिएटेड, हाउ दिस थिंग इज क्रिएटेड, हाउ द यूनिवर्स क्रिएट, एंड हाउ माइट वी डिस्क्राइब द नेचर सिस्टमैटिकली, और व्हाट इज द अल्टीमेट explanation of that cosmos, where the things come from, कि ये मैटर से बना है, नॉन मैटर है, क्या है, इसका सोर्स क्या है, खुदा का, कायनात का, यूनिवर्स का। तो
फिर इस फंडामेंटल क्वेश्चंस को उन्होंने बड़े मटेरियलिस्टिक वे में जवाब देने की कोशिश की। जैसे कि थैलिस, वन ऑफ द फादर ऑफ फिलॉसफी, वो कहता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाटर। उसको वाटर एक फंडामेंटल सब्सटेंस लगा। एनेक्सिमेंडर ने उसको एक बाउंडलेस अपोरिया कहा। एनेक्सिमेनीज जो है वो एयर की बात कर रहा है, वेपर की बात करता है। पार्मेनिडीज परमानेंस की बात करता है कि एवरीथिंग इज परमानेंट, और बाकी जो रेस्ट है वो एक इल्यूजन है। हेराक्लेटस कहता है कि फ्लक्स है, फायर है, और चेंज है, हर चीज़ के अंदर एक बदलाव है, तब्दीली है। एपिटोकल बड़ी आगे की बात करता है कि बेसिक फोर एलिमेंट है जिसे हम जानते हैं आज भी कि आग, हवा, मिट्टी, पानी, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, दीज आर द एलिमेंट। इसी तरीके से जो पाइथागोरस है वो आपने मैथमेटिशियंस में भी सुना होगा, ही वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन। तो ये कहता है कि नंबर्स जो हैं ये सब कुछ एक ऑर्डर्ड में न्यूमेरिकली है। इस तरह एनेक्सोगोरस एक इनफाइनाइट माइंड की बात करता है। ये वो माइंड नहीं जो कि आज साइकोलॉजी में है, यहाँ से मुराद एक सीड है, एक बुनियादी सोच है, जिसको वो नाउस के नाम से जानता है। डेमोक्राइटस जो एक कहता है मैटर एटम तो नहीं, बाद में फिर डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की है, मगर वो डेमोक्राइटस का एक आइडिया जो है वो एक मटेरियलिस्टिक आर्गुमेंट था। तो हम देख रहे हैं ये सारे अर्ली फिलोसफर जो हैं इनकी कंसर्न नेचर के साथ है। वहीं सोफिस्ट हमें नज़र आते हैं जो इस सारे कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। और सोफिस्ट उस ज़माने के समझने, वो ज़माने के वो टीचर हैं जो इल्म को देते थे, उसके बदले में उनसे मुआवजा भी लिया करते थे। शहर शहर गलियों में घुमा करते थे वो, और इल्म का एक जोर दिखाते थे कि, और वो दावा करते थे कि वो बहुत कुछ जानते हैं। मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग। और वो कहते हैं कि हर चीज़ का जानना ज़रूरी है। और जब वो एलीट क्लास को पढ़ाते थे तो वो उनके लिए एक फैंटेसी, उनके लिए एक शौक हुआ करता था। तो पहले जो लिखने पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम सर्व करने की ज़रूरत है, एक तो ये काम जो है वो एलीट क्लास जो है वो परफॉर्म करती थी। उसके मुकाबले में जो एक मजदूर तबका है वो इन सवालातों की तरफ कभी नहीं जाया करता। अब इससे दौर में जब मैन इज़ अ मेजर ऑफ ऑल थिंग, इंसान हर शय का पैमाना है, और जो है वो सबके पास अपना अपना सच है, और सब अपनी जगह ठीक हैं। इस रिलेटिविज्म की फिलॉसफी जो है वो जन्म ले रही है प्रोटोगरस की इस थॉट के साथ। ये सब अर्ली ग्रीक फिलासफर हैं। सुकरात से पहले के मैं दौर को नक्शा खींच रहा हूँ जिससे आपको फिर पता लग सके कि सुकरात क्यों इतना इन्फ्लुएंसिंग है। माइट इज़ राइट जैसी बात हो रही है कि एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। तो जिसके पास लाठी है उसके पास भैंस है, जिसके पास पावर है वो ही डोमिनेट करेगा, वो ही मीनिंग्स देगा, वो ही एक्सप्लेन करेगा। और कुछ सच नहीं है, ये तो एक्सप्लेनेशन है। और अगर हम इल्म को जान भी लें तो हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन अल्फाज से जब मैं बयान करूँगा, तो अगर अल्फाज ही ना हो मेरे पास तो मैं बयान कैसे कर पाऊँगा। और मैं वो अल्फाज को जानता हूँ जो आपकी समझ में आ सकें। तो ये बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा कि जो कुछ मैंने समझा उसको समझाने के लिए वो जस्ट 20% रह गया, और फिर मज़ीद फर्दर आगे बढ़ता है तो वो और जो है वो जो है वो फ़िल्ट्रेट हो जाता है। तो ये जो कम्युनिकेट करना है, जो हम सिंबल्स एंड साइंस में करते हैं, ये बड़ा ही मुश्किल तरीन काम है। तो फिर स्केप्टिक बने रहो, चीज़ों को समझते रहो, जानते रहो, किसी पर रिलाय ना करो। तो अब ऐसे में अगर हम देखें तो जो सूफ़ीज़ का जो कॉन्सेप्ट हमें नज़र आ रहा है, तो वो तो ये है कि भई हम जो हैं वो इल्म जानें, लेकिन अब इल्म को क्या करें? हम इल्म को इस्तेमाल करना, हमें ओरेटर बहुत बात करना आनी चाहिए, अपना आर्गुमेंट डिलीवर करना आना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि जब चार्ज होते थे तो जो लीगल प्रोसीडिंग खुद से करनी पड़ती थी कि जो कन्विक्ट है उसको अपना 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 जो भी मुद्दा है उसको बयान करना होगा, उसको डिफेंड करना होगा। तो उसके लिए आपके पास आर्ट ऑफ आर्गुमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सूफ़ीज़ जो है लोगों को ये सिखाया करते थे कि किस तरह से उन्होंने बात को अपनी जो है वो, तो उस ज़माने की समझ लें, अभी ओरेटर, पब्लिक स्पीकर रहे हैं। तो और ये एक शोबतेबाज़ी सी एक लगती थी कि शहर में इस तरह से जो है वो इल्म की बुनियाद पे किसी ने गप डिस्कशन और रेटोरिक स्किल्स चल रहे हैं, और हर बात को साबित कर दिया जाए और कहा जाए कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, कोई सच नहीं है, तुम भी सही हो, ये भी सही है, वो भी सही है। तो फिर सब सही है तो फिर गलत क्या है? कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है। क्योंकि सोफिस्ट जो है दर-बदर भी जाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मसाफ़तें करते थे। तो वो उनको उनके पास जो एक रिलेटिविज़्म की अप्रोच थी, वो एक कल्चर वेरिएंसेस को भी जानते थे।
कि अगर वो कह रहे हैं कि इधर दिन है, तो दूसरी जगह अगर वो कहते हैं कि वहाँ रात है, तो दोनों बात बिल्कुल एक वक़्त में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करती है। इसी तरीके से माशरे की बहुत सारी वैल्यूज़ भी हैं। तो यहाँ पे जो एक आर्गुमेंट बनता है, वो ये है कि भई कोई सच नहीं है और सबके पास है, और अपने आर्गुमेंट से प्रेज़ेंट किया जाए। अब इस सारे आर्गुमेंट के अगेंस्ट जो है वो सुकरात जो है वो सवाल करता है। और सवाल क्या करता है, वो ये कहता है, जो 473-99 बीसी बिफोर क्राइस्ट की टाइमलाइन है, वो सवाल ये करता है कि जो नेचर ऑफ लाइफ है, वो क्वेश्चन करता है ब्यूटी पे, ट्रुथ पे, गुडनेस पे, कि ये जो हमारे इर्द-गिर्द जो कुछ हो रहा है, क्या ये सच है? क्या हम इल्यूज़न का शिकार तो नहीं है? क्या हम अब इग्नोरेंट तो नहीं हैं? क्या हमारी जो नॉलेज है वो सही है? हम कैसे जानते हैं कि ये ट्रुथ है, ये ब्यूटी है, ये गुडनेस है, अच्छाई क्या है? और वो क्वेश्चन करता है, उसका तरीक़ेकार है सवाल करना, डायलॉग्स करना। वो सवाल करता है कि अगर कोई उसके पास आता है और बताने लगे कोई बात, तो वो पूछेगा कि भई तुम्हारे पास ये सोर्स कहाँ से आया? दूसरी बात, क्या जो तुम बता रहे हो इससे मुझे कोई बेनिफिट होगा? क्या इससे जो है तुम्हें कोई फ़ायदा होगा? और अगर नहीं, तो फिर ये बात ही क्यों कर रहे हो? तो इसी तरह वो एक सवाल इस तरह से कर रहा है, कहता है कि अनएग्ज़ामिन्ड लाइफ़ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ठीक है? यानी इंसान जो है वो अपनी लाइफ़ को जाँच-पड़ताल करे, ठीक है? अब ऐसा शख़्स जो अपनी सवाल करे, क्रिटिकली क्वेश्चन करे अपनी बेसिक क्वेश्चंस पे, लाइफ़ पे, तो वो फिर सच की तलाश में जाता है। और ये कैसे मुमकिन है, इंसान फिर अपने आप, अपने दिमाग पे से जो है चीज़ों को समझता है और इल्म हासिल करता है, चीज़ों को जानता है। और वो कहता है यही सबसे बड़ी इबादत है, नॉलेज इज़ वर्च्यू, ठीक है? नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है, ठीक है? और वर्च्यू फॉर द सेक ऑफ वर्च्यू है, इबादत के बदले इबादत, उसके बदले कुछ नहीं मिलता। तो वाइज़र कौन है? वो कहता है दोज़ हू नोज़ नथिंग। द बेस्ट थिंग दैट आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग। आई एम जस्ट इग्नोरेंट अबाउट माय इग्नोरेंस, कि मैं कुछ नहीं जानता। और जैसे-जैसे हम चीज़ों को जानते चले जाएँगे, हम उतना ही हमें ऐसा लगेगा कि शायद हम कुछ नहीं जानते। तो कीप एग्जामिन द ट्रुथ बाय यूजिंग डायलैक्ट, इसको डायलैक्टिक कहते हैं। लैक्टिक के माने होते हैं देखो डायलॉग, और डाई मीन्स टू, तो डायलैक्टिक यानी दो तरफ़ा एक मुकालमा, एक डायलॉग हो रहे हैं। अच्छा, इस तरह से सुकरात सवालात करता था, कॉन्ट्रडिक्शंस एक्सपोज़ करता था कन्वर्सेशन में, और जो भी इंटरेस्ट है उसका यूनिवर्सल ट्रुथ को तलाश करना चाहता है, कि जो सच मेरे लिए है वही सच तुम्हारे लिए है। ऐसा नहीं है कि हम अलग-अलग सच की तलाश में जाएँ, ये एक यूनिवर्सल है। तो इस तरह वो रिलेटिविज़्म और सूफ़िज़्म के बिल्कुल एक अपोज़िट आर्गुमेंट करता है। और जो जितने पहले फ़िलॉसफ़र रहे हैं वो नेचुरल फ़िलॉसफ़र्स रहे हैं, लेकिन ये जो है वो जियोसेंट्रिक से जो है वो एंथ्रोसेंट्रिक यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी मैन सेंटर्ड फ़िलॉसफ़ी की बात करता है सुकरात। उसकी कंसर्न ये है कि इंसान जो ज़िंदगी गुज़ार रहा है, वो कैसे गुज़ारे, यानी मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, कैरेक्टर की बात हो रही है। और वो कहता है कि नॉलेज इज़ वर्च्यू, तो उसकी नज़र में जो इबादत है, नेकी है, वो नॉलेज है। तो फिर बुराई क्या है? ईविल, इग्नोरेंस है। कि जो इग्नोरेंस है, यानी वो कहता है कि दुनिया में जो बुराई की वजह और सबब बनता है वो इग्नोरेंस है। अगर हम अच्छे से समझ जाएँ चीज़ों को, तो हम बुराई की तरफ कभी आमादा ही ना हो। अगर कोई शख़्स बुरा करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी अवेयर नहीं है, उसके पास सही नॉलेज नहीं है। तो वो कहता है कि नॉलेज इज़ वर्च्यू, जो है नॉलेज इज़ गुड एंड इग्नोरेंस इज़ बैड, इविल। पीपल शुड फोकस ओनली ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वो अपने आप को जानते जाएं, पढ़ते जाएं, सीखते चले जाएं। उसकी नज़र में जो हकीकत है, ट्रुथ एंड रियलिटी है, वो बहुत बड़े मायनों में है। ट्रुथ हो गया, जस्टिस हो गया, ब्यूटी है, गुडनेस है। वो इसको कहता है कि नॉलेज के ज़रिए ही हम इन सबको समझ सकते हैं। इस पे सवाल करता है, व्हाट इज़ ट्रुथ, व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट इज़ गुडनेस। और वो कहता है कि ट्रुथ जो है वो ऐसा हो जो सबके लिए एप्लीकेबल हो एट एनी टाइम एंड एवरीवेयर, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ। ऐसा नहीं है कि जो मेरा सच है वो तुम्हारा नहीं, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। इट वाज अ पर्सन ड्यूटी टू एक्सप्लोर द ट्रुथ रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग, जस्टिस एंड इनजस्टिस, करेज एंड कवर्डनेस। वो कहता है कि इंसान खुद तलाश करे सच, सच की, इल्म के ज़रिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, आगाही के ज़रिए, और लोग डायलॉग्स के ज़रिए। तो उसकी नज़र में नॉलेज के बारे में तो हमने जैसे बताया कि एक इबादत है, वर्च्यू है,
और वो सेल्फ नॉलेज की बात करता है, इंसान खुद से इल्म हासिल करे, ऑब्जर्वेशन करे, और जो है वो सोचने पे लोगों को मजबूर करते थे उसके जो सवाल थे। सोक्रेटिक मेथड जो है ये आज भी रिसर्च वर्क में यूज़ होता है, जिसको डायलेक्टिक मेथड कहते हैं आज। एक थीसिस होता है, फिर एंटाइथीसिस, और फिर उसको सिंथेसाइज करते हैं। तो यही तरीक़ाकार सुकरात का था कि सुकरात कॉन्ट्रडिक्शन एक्सपोज़ करने के लिए जो भी आपका क्लेम है, आप कहते हो कि ब्यूटी इज़ दिस, आपने कहा ब्लैक इज़ ब्यूटी, तो फिर वो सवाल करेगा कि व्हाई द ब्लैक इज़ ब्यूटी? व्हाई नॉन ब्लैक इज़ अ ब्यूटी? तो वो उसपे क्वेश्चनिंग शुरू करेगा, तो यानी थीसिस के अपोजिट एंटाइथीसिस, और फिर उससे कंक्लूड करेगा कोई उसके जो अपोजिशन करके और कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सट्रैक्ट करके। ये जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसका एक तरीका था, जिसको जिदलियात कहते हैं, डायलेक्टिक मेथड कहते हैं। ये उसकी एक स्पेशल रहा है, और ये आज रिसर्च वर्क में भी ये बात यूज़ की जाती है। सुकरात कि इसी मेथड को, जो डायलॉक्टिक मेथड था, अरे बड़ी मज़ेदार सी बात ये है कि उसने पूरे शहर भर में डायलॉग्स किए, लेकिन कभी उसने कुछ लिखा नहीं। वो तो प्लेटो की मेहरबानी है, प्लेटो ने जो है वो जब लिखना शुरू किया, तो उसने फिर सुकरात को डायलॉग्स में और अपॉलजी लिखी, और फिर तो हमें जो भी कुछ पता लगता है वो प्लेटो की राइटिंग से सुकरात के बारे में पता लगता है। लेकिन सुकरात ने अपनी ज़िंदगी भर में कभी कुछ नहीं लिखा। वो लोगों के साथ घुलता-मिलता सवाल करता, और बुनियादी सवाल करके उनको उस नहज पे लेकर आता कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएँ कि वो जो कुछ बिलीव रखते हैं वो उसमें बहुत सारे फ्लॉ हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सुकरात की नज़र में जो वैल्यू है, मैंने जैसे कि बताया कि ये अखलाकियात, नेकी, वर्च्यू, ये उसके लिए सबसे आला दर्जा है कि इंसान जो है वो इल्म इसलिए हासिल करे ताकि वो बुराई से बच सके, और वो सही और गलत जान सके। सुकरात का जो इन्फ्लुएंस रहा है, एक तो प्लेटो पे बहुत गहरा असर रहा, और हम वर्चू एथिक्स जो आज हम डिस्कशन में लेते हैं, जिसमें हम ये बात करते हैं कि एक इबादत के लिए कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होने चाहिए, वर्चुअस पर्सन, वर्चुअस लाइफ के लिए कौन-कौन से एक्ट होने चाहिए। और दूसरा इन्फ्लुएंस हमें इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रैशनल और नॉलेज, ये हमें सारे डिस्कोर्स हमें नज़र आते हैं। इसी तरीके से सच के ऊपर सवाल करना, और माशरे में ऐसे सवाल करना कि जो हमारे अराउंड है, ये हमें एक आज भी इन्फ्लुएंस नज़र आता है सुकरात। और ये एक फिलोसोफर ट्रेंड बना है कि नाउ दे विल क्रिटिसाइज एंड दे विल आस्क अ क्वेश्चन, और ऐसे में उसको अपना ज़हर का प्याला पीना पड़ा, जवाब देना पड़ा, और वो क्योंकि उसके ऊपर चार्ज था कि वो अपने जो यूथ है उसको करप्ट कर रहा है, और वो जो उस ज़माने के जो मिथ हैं, गॉड, मिथिकल गॉड्स हैं, वो उनको रिजेक्ट करता है, और वो लोगों से बुनियादी सवाल करता है, जिससे वो लोगों को बहका रहा है, उनको गुमराह कर रहा है। तो ये उसके ऊपर चार्ज था। सुकरात ने अपने जो है वो जिला-वतन होने के बजाय उसने कहा कि मैं सच का साथ जो है वो नहीं छोड़ूँगा, सच के लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और उसने फिर हेमलॉक, यानी जिसे स्लो पॉइज़न कहते हैं, वो उसने कबूल किया। और लेकिन मरते-मरते दम भी उसने प्लेटो से सवाल किया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरी रूह कहाँ जाएगी? और इस तरह से इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल का कॉन्सेप्ट भी जो है वो एक सवाल उसके ज़हन में उभरता है। लेकिन फिर वही बात कि क्या था कि जिस्म की मौत को कोई मौत नहीं होती, जिस्म मर जाने से इंसान नहीं मरते। तो उनके ख़्याल ज़िंदा रहते हैं, और वही बात फिर हमें ख़यालात जो है वो प्लेटो की शक्ल में हमें आगे चलकर नज़र आती है। If you ruin your soul with your action, then there is no point in achievement success in any form. This one is the saying of the Sukrat. I hope you will be understand this lecture. We will meet in the next session with the words on Plato. Okay, Allah Hafiz. Take care.